हाय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12 के सरफेस केमिस्ट्री का लास्ट लेक्चर लेके आया हूँ मैं। आज कंप्लीट हो जाएगा सरफेस केमिस्ट्री। हमारे कोलोइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, 10 प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दी थी। आज मैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशंस को आगे ले रहा हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन ये हमारा टॉपिक चल रहा है और पिछले टॉपिक में मैंने 10 प्रॉपर्टीज आपको बता दी थी। मैं अब 11 की बात कर रहा हूँ। 11 ब्राउनियन मोशन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स। बॉटनिस्ट था रॉबर्ट ब्राउन, जिसने पोलन ग्रेन का मोशन या फिर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट जो ऑर्गेनेल्स थे उनके मोशन को एक्सप्लेन किया कि दोनों का ही जो मोशन होता है वो जिगजैग टाइप होता है। इस टाइप का मोशन होता है जहां पे वो टकरा जाते हैं उधर से ही मुड़ जाते हैं। इस टाइप के मोशन को हम नाम देते हैं जिगजैग टाइप मोशन, और इसी टाइप के मोशन को ब्राउनियन मोशन भी नाम दे रहे हैं। ब्राउनियन मोशन नोट कर लेना इसको। ब्राउनियन मोशन इज इनिशियली डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन पोलन ग्रेन मोशन ऑफ पोलन ग्रेन इन सेल्स और इन साइटोप्लाज्म द ऑर्गेनेल्स और ऑर्गेनिज्म हैविंग zigzag टाइप मोशन व्हिच इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। बाद में ज़िगमॉन्डी, जिसने टिंडल इफेक्ट की एक्सप्लेनेशन किया, ज़िगमॉन्डी के अकॉर्डिंग टिंडल इफेक्ट में इसमें देखा जो पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है वो zigzag टाइप मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होता है। कोलोइडल पार्टिकल्स की बात करेंगे। कोलोइडल पार्टिकल का zigzag टाइप मोशन होता है जिसको इसने बाद में ब्राउनियन मोशन ही नाम दिया, जो कि हम किसी डार्क रूम में अंधेरे कमरे में बैठे हो, अंधेरे कमरे में एक लाइट की बीम आ रही हो तो उस बीम का पाथ हमें दिखाई देता है, विच इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। जो भी बताऊंगा मैं आपको, ज़िगमॉन्डी ने जिसको एक्सप्रेस किया कि जो टिंडल इफेक्ट है उसमें जो पार्टिकल्स का मोशन भी हमें दिखाई, छोटे छोटे पार्टिकल जो लाइट को स्कैटर कर रहे हैं और स्कैटरिंग से उन पार्टिकल्स का हमें मूवमेंट दिखाई दे देता है, और उस मूवमेंट को zigzag टाइप मूवमेंट को हम क्या नाम देते हैं, ब्राउनियन मोशन। नेक्स्ट बात कर रहा हूं मैं टिंडल इफेक्ट की। टिंडल इफेक्ट it depends upon scattering of light by colloidal particles. टिंडल इफेक्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कोलोइडल पार्टिकल्स का, कोलोइडल सॉल्यूशंस की, कोलोइडल पार्टिकल्स की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है टिंडल इफेक्ट, गिवन बाय ज़िगमॉन्डी। इसके अकॉर्डिंग बताया गया पार्टिकल्स जो होते हैं वो लाइट को, विजिबल लाइट को स्कैटर करते हैं, जिसकी वजह से हमें लाइट की बीम का जो पाथ है वो दिखाई देता है, विच इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। मींस पाथ ऑफ लाइट इज विजुअल बाय स्कैटरिंग ऑफ light in visible region विजिबल रीजन के अंदर स्कैटरिंग होती है लाइट की बाय कोलोइडल पार्टिकल्स। और मैंने आपको कलर्स में बता दिया था कि कोलोइडल पार्टिकल के साइज के ऊपर डिपेंड करेगा कि पाथ का कलर कैसा होगा, पार्टिकल्स की सब चीज़ों पे या लाइट का जो सोर्स है उस पर डिपेंड करेगा, साइज पे डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, उन सब चीज़ों पे उसका कलर डिपेंड करता है। तो कोलोइडल पार्टिकल जो होते हैं लाइट को स्कैटर करते हैं और वो भी विजिबल रीजन से, जिससे हमें पाथ जो होता है लाइट का वो दिखाई देता है, इसको हम नाम दे रहे हैं टिंडल इफेक्ट। यानी कि सपोज करो कि एक लाइट बीम है, ये लाइट सोर्स है, इससे इस टाइप की एक बीम निकल रही है।
अगर इसको हम ट्रू सॉल्यूशन में से गुजारेंगे तो ट्रू सॉल्यूशन में हमें इस बीम का कोई पाथ दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर इसको हम कोलोइडल सॉल्यूशन में से गुजार देंगे तो कोलोइडल सॉल्यूशन में इसका पाथ हमें दिखाई देता है। ये कोलोइडल सॉल्यूशन है जिसके अंदर इसका पाथ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें जो पार्टिकल होते हैं वो लाइट को क्या कर रहे हैं, स्कैटर कर रहे हैं, चारों तरफ बखेर रहे हैं। स्कैटरिंग की वजह से हमें इसका पाथ दिखाई दे रहा है। इसको हम नाम दे रहे हैं टिंडल इफेक्ट। जिगमॉन्डी टिंडल ने इस इफेक्ट को एक्सप्रेस किया था। जिगमॉन्डी टिंडल ने इस इफेक्ट को एक्सप्रेस किया था, इसलिए इसको नाम दिया हमने टिंडल इफेक्ट। इसकी जो एप्लीकेशन है वो ये है, नोट कर लेना इसको, स्काई ब्लू। स्काई ब्लू होता है किसकी वजह से, टिंडल इफेक्ट की वजह से। क्यों? क्योंकि सैंड पार्टिकल जो स्काई के अंदर प्रेजेंट है वो ब्लू लाइट को स्कैटर कर पा रहे हैं जो हमें दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से स्काई ब्लू होता है। इस चीज को आप नोट कर लेना। इसके अलावा भी बहुत एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे मैंने कलर बताया था, एक्वा डैग का क्या कलर होता है, या पर्पल ऑफ गैसेस का क्या कलर होता है, उनकी कंसंट्रेशन क्या है, स्कैटरिंग किस टाइप से होगी, कौन से रीजन से होगी, ये कलर में बता देगा। यानी कि कोलोइडल पार्टिकल्स या कोलोइडल सॉल्यूशंस कलर्ड होने का बेसिक रीजन भी टिंडल इफेक्ट है, क्योंकि उनके पार्टिकल विजिबल रीजन से लाइट को स्कैटर कर पाते हैं। ये था टिंडल इफेक्ट। नेक्स्ट बात कर रहा हूं मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी इलेक्ट्रोफोरेसिस। कोलोइडल पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज होता है। कोलोइडल पार्टिकल्स के चार्ज होने की वजह से जब उनको इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में उनका मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस इसको हम इस टाइप से समझ सकते हैं। इसको हम इस टाइप से समझ सकते हैं कि एक हम यू शेप ट्यूब लेते हैं, उसमें एक कोलोइडल सॉल्यूशन फिल कर लिया, दो इलेक्ट्रोड उसमें लगा दिए, कॉर्क लगा दिए हैं, एक प्लस एक माइनस, एक एनोड एक कैथोड है। सपोज करो कि ये AH2S3 का सोल है और AH2S3 का नेगेटिव सोल होता है, क्योंकि जनरली याद रख लेना इसको, जनरली सल्फाइड ऑफ मेटल्स या सल्फाइड सोल ऑफ मेटल्स और मेटलिक सल्फाइड सोल्स आर नेगेटिव सोल, ये याद रखना है। एंड मेटलिक ऑक्साइड सोल्स आर पॉजिटिव सोल्स। और सोल पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज में मैंने आपको बता दिया कि क्यों चार्ज उन पे डेवलप हो जाता है। यानी कि AH2S3 Sb2S3 Pb2S4 या PbS2 इस टाइप के जो सोल्स होंगे, मेटलिक सोल है, ये सभी कैसे होंगे, नेगेटिव। या फिर FeOS3 फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल, या फिर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड सोल, या फिर क्रोमियम हाइड्रोक्साइड सोल, इस टाइप के जो सोल्स होंगे वो पॉजिटिव सोल होंगे। ब्लड जो होता है वो नेगेटिव सोल है, क्योंकि ब्लड के अंदर जो एल्यूमिना होता है उस एल्यूमिना के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, वही कोलोइडल पार्टिकल की फॉर्म में है, जिसको हम नेगेटिव सोल नाम दे रहे हैं। तो AH2S3 नेगेटिव सोल है, तो होगा क्या, नेगेटिव और पॉजिटिव हमने दो पोल यूज किए, तो सभी जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं, डिस्पर्स्ड फेज की बात कर रहा हूँ, डिस्पर्सन मीडियम की नहीं कर रहा, मीडियम पे कोई चार्ज नहीं है, मीडियम एज इट इज है, सभी पार्टिकल्स का मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में हो जाएगा। कौन सी डायरेक्शन में, पॉजिटिव में। अगर ये पॉजिटिव सोल होता है तो नेगेटिव की तरफ चलने लगते। माइग्रेशन ऑफ पार्टिकल्स टुवर्ड एन इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस इन प्रेजेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर
कोलोइडल पार्टिकल्स का मूवमेंट एक ही इलेक्ट्रोड की तरफ होता है, उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस नाम दे रहे हैं। और ये यहाँ पे आके और इकट्ठे हो जाएंगे, इकट्ठे होने का मतलब कोगुलेशन, क्योंकि डिस्चार्ज हो गई। इसलिए यहाँ पे कोलोइडल पार्टिकल्स को हम सेपरेट कर सकते हैं उसके डीएम से, अगर इस टाइप से हम करें तो व्हाट इज द इलेक्ट्रोफोरेसिस? इलेक्ट्रोफोरेसिस इज माइग्रेशन of colloidal particles toward an electrode in presence of electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने की वजह से एक ही डायरेक्शन में होता चल जाता है। क्यों ये सब क्यों होता है, मैं आपको बता देता हूँ। ड्यू टू same charge present on colloidal particle or dp particles is called electrophoresis। इसी ही नाम देंगे हम इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो ये हो गया इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब कभी कभार क्या होता है कि डीपी पे चार्ज नहीं होता, डीएम पे चार्ज होता है, तो माइग्रेशन डीएम का होने लगता है। देन उसको हम नाम देंगे इलेक्ट्रोस्मोसिस। कि डीपी पे भी चार्ज हो सकता है और डीएम पे भी हो सकता है, दोनों पे चार्ज हो सकता है, तो दोनों का माइग्रेशन होगा। एक ही पार्टी टाइप के पार्टिकल पे चार्ज है, जैसे डीपी पे चार्ज है तो इलेक्ट्रोफोरेसिस, और डीएम पे चार्ज है तो फिर डीएम का माइग्रेशन होगा, तब उसे वो सॉल्वेंट का माइग्रेशन है, इसलिए ओस्मोसिस दिया है। क्योंकि ओस्मोसिस टेक्निक में मैंने आपको बताया है कि एसपीएम के थ्रू केवल सॉल्वेंट पार्टिकल का माइग्रेशन होता है, इसलिए ओस्मोसिस हम उसको इसलिए नाम दे रहे हैं कि डीएम पार्टिकल का माइग्रेशन हो रहा है। माइग्रेशन ऑफ डीएम पार्टिकल्स टुवर्ड इलेक्ट्रोड in presence of electric field is called electroosmosis। इसको हम नाम देंगे इलेक्ट्रोमोसोसिस। अब यहाँ पे अगर देखें इलेक्ट्रोफोरेसिस में, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या हुआ, डीएम के अंदर डीपी पार्टिकल डिसॉल्व थे, सभी का सेम चार्ज था, लेकिन डीपी पार्टिकल चल रहे हैं। तो डीपी पार्टिकल जब चल रहे हैं तो उनकी माइग्रेशन में डीएम के जो पार्टिकल हैं वो उनके माइग्रेशन में उनको क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे, उनके माइग्रेशन की स्पीड को कम करेंगे। उसी टाइप से अगर केवल क्या चल रहा है, डीएम चल रहा है, तो उसका माइग्रेशन की स्पीड क्या होगी, प्रिवेंट होगी। और अगर ऐसा हो कि डीएम और डीपी दोनों पार्टिकल्स के ऊपर ऑपोजिट चार्ज हो, डीएम पे पॉजिटिव डीपी पे नेगेटिव, या डीएम पे नेगेटिव डीपी पे पॉजिटिव, तो उस कंडीशन में क्या कंडीशन होगी उसमें कि दोनों इलेक्ट्रोड, एक अगर माइग्रेशन पॉजिटिव की तरफ कर रहा है तो दूसरा माइग्रेशन किसमें करेगा, नेगेटिव। मींस डीपी अगर पॉजिटिव की तरफ चल रहा है तो डीएम नेगेटिव की तरफ चलेगा, या फिर डीएम नेगेटिव की तरफ चल रहा है तो डीपी पॉजिटिव की तरफ चलेगा। तो उस कंडीशन में एक दूसरे को दोनों प्रिवेंट करेंगे, और माइग्रेशन की स्पीड को दोनों प्रिवेंट करने के साथ साथ एक ऐसी पीएच भी हम ले सकते हैं यहाँ पे जिस पीएच पे दोनों की माइग्रेशन की स्पीड 0 हो जाए, कि एक दूसरे को प्रिवेंट करके दोनों को बैलेंस कर दिया उन दोनों ने, तो माइग्रेशन ही ना हो। उस पीएच को हम नाम देते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। यानी आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है, इसी के अंदर बता रहा हूं मैं। The pH at which migration of DM and DP particles not take place toward electrodes due to internal retardation of migration is called isoelectric point। और ये सभी कोलोइडल सॉल्यूशन का नहीं होता है, उनका होगा जिनमें डीएम और डीपी दोनों पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज हो।
तो उनके अंदर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है और पर्टिकुलर कोलोइड सॉल्यूशन के लिए आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट अलग होगा। यानी आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एक उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होगी कोलोइड सॉल्यूशन की। कौन की क्या होगा, फिर एक बार रिपीट करता हूँ कि डीएम और डीपी पे अपोजिट चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दोनों का माइग्रेशन अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेना। दोनों का माइग्रेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, यहाँ पे लिख लेना। माइग्रेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से एक की स्पीड दूसरे की स्पीड को प्रिवेंट करती है, रोक देती है। अब रोक देती है तो रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस की वजह से एक म्यूचुअल ऐसा रेजिस्टेंस हो जाए जिसकी वजह से दोनों की स्पीड बराबर हो और उस वजह से दोनों एक दूसरे को प्रिवेंट करते हैं, यानी कि उनका माइग्रेशन जीरो हो जाए। उस पीएच को हम नाम दे रहे हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। ये था इलेक्ट्रोफोरेसिस और ये कोलोइडल पार्टिकल के ऊपर चार्ज की वजह से होता है। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं 40 नंबर में बात कर रहा हूं कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन। जैसा कि मैंने प्रोसेस बताई थी पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन में मैंने बताया था कि फ्रेश स्टेट पे अगर हम कोई एक सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट ऐड करें जिसमें कोई कॉमन आयन प्रेजेंट हो तो फ्रेश स्टेट को हम कोलोइडल पार्टिकल में या कोलोइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हैं उनके ऊपर चार्ज डेवलप करने के बाद, क्योंकि एब्जॉर्प्शन होता है कॉमन आयन का जिसकी वजह से चार्ज डेवलप होता है। और अगर कोलोइडल पार्टिकल्स हैं उनको हमें फ्रेश स्टेट में कन्वर्ट करना मीन्स उसका प्रेसिपिटेशन एक सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट हम ऐड करके कर सकते हैं, या फिर और भी कई टेक्निक है जिससे कर सकते हैं जो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो उनको अगर हम कोगुलेट कर रहे हैं यानी उनको प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट कर रहे हैं विच इज कॉल्ड कोगुलेशन। अगर वो प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट होकर बॉटम में सेटल डाउन हो गई देन कोगुलेशन, और अगर प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट होकर और डीएम के ऊपर फ्लो करने लगी देन फ्लोकुलेशन। फॉर एग्जांपल जो कर्ड होता है, दही होता है, उसको फेंटने सेंट्रीफ्यूगेशन से उसके ऊपर जो फैट होती है उसमें डिजोल्व स्टेट में होती है। फैट कैसी है, कोलोइडल पार्टिकल की फॉर्म में, तो फैट क्या करेगी, नीचे तो नहीं बैठेगी, डेंसिटी कम होने की वजह से ऊपर आ जाएगी विच इज फ्लोकुलेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन से भी हम कोगुलेशन या फ्लोकुलेशन करा सकते हैं। और अगर सेटल डाउन हो रहा है देन इट इज कोगुलेशन। मींस प्रेसिपिटेशन of colloidal particles by any method is called coagulation. If settle down and floculation if फ्लो किसी भी टेक्निक से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस करूंगा कि सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके हम उसको किस टाइप से कोगुलेट कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज करो कि कोलोइडल सॉल्यूशन है, नंबर फर्स्ट पे बात कर रहा हूं मैं, या फिर बात ही कर रहा हूं मैं एडिशन ऑफ सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट। सपोज करो प्रेसिपिटेट हमने AgI का बना रखा है और I माइनस इस पे ऐड है, तो मैंने आपको बता रखा है कि यहाँ पे AgI जो DP बना हुआ था उस पे I माइनस एडजॉर्ब होंगे, तो यहाँ पे एक लेयर बनी होगी, यहाँ DM होगा। DM के अंदर भी कई पार्टिकल होंगे, जैसे नाइट्रेट AgNO3 की बात कर रहे हो, पोटेशियम आयोडाइड की कर रहे हो, तो नाइट्रेट और नाइट्रेट यूज कर लिया हमने। तो यहाँ पे कौन से आयन होंगे, K+ एंड K+ एंड K+ एंड K+ एंड K+ एंड K+, जीटा पोटेंशियल भी होगा यहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पोटेंशियल लग रहा है, इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल वो भी। तो मैंने आपको यहाँ बताया था कि जितना ये चार्ज है नेगेटिव में, नेट चार्ज डीएम में भी उतना ही नेगेटिव में होगा, यानी पॉजिटिव में होगा, ऑपोजिट चार्ज होगा, नेगेटिव 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 देन पॉजिटिव उतना ही होगा। अब इस कंडीशन में कोलोइडल सॉल्यूशन है। अब इसके अंदर हमने सपोज करो यहाँ पे पोटेशियम नाइट्रेट और डाल दिया, या KNO3 डाल दिया, या फिर सिल्वर नाइट्रेट डाल दिया, AgCl नहीं AlCl3 अगर इसमें ऐड कर दिया हमने, तो AlCl3 क्या करेगा, इसमें जो एल्यूमिनियम आयन है उसमें +3 चार्ज है, एल्यूमिनियम आयन यहाँ से आयोडाइड को हटाने लगेगा, या फिर NaCl डाल दिया
तो सोडियम आयन पोटेशियम पॉजिटिव हो गया, वो यहाँ से क्या होगा, इसको हटाने लगेगा, तो क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन इसमें बढ़ जाएगी डीएम के अंदर, डिसॉल्व हो जाएगा ये। तो उस कंडीशन में यहाँ से सरफेस से जो कॉमन आयन था उसको हटाने लगेगा, और जैसे जैसे कॉमन आयन हटते चले जाएंगे वैसे वैसे AgI प्रेसिपिटेट था ही ये सेटल डाउन होता चला जाएगा। इट इज कॉल्ड कोगुलेशन ऑफ, सेटल डाउन होगा तो कोगुलेशन, फ्लो ऑफ करता है तो फ्लोकुलेशन। हम कोगुलेशन की बात कर रहे हैं, ये कोगुलेशन हो गया। तो टेक्निक है कि एडिशन ऑफ सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट से हम उसको कोगुलेट कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज करो कि आपके पास नेगेटिव सोल है, तो उसको कोगुलेशन करने के लिए जो एक्टिव आयन यूज होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर आपके पास पॉजिटिव सोल है, पॉजिटिव सोल का मतलब पोलर पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज, तो एक्टिव आयन नेगेटिव होगा। यानी सपोज करो आपके पास नेगेटिव सोल है, यानी पार्टिकल पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, तो इसमें हमने NaCl डाला, तो Na+ इज एक्टिव आयन, यानी जो सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट यूज किया है उसमें जो कैटायन होगा वो एक्टिव आयन होगा। अगर हम यहाँ पे Al3 डालते हैं, देन Al +3 इज एक्टिव, ये यहाँ पे एक्टिव आयन होगा। अगर ये पॉजिटिव सोल होगा और इसके अंदर हमने NaCl डाल दिया, देन Cl- उससे जस्ट ऑपोजिट चार्ज वाला, ये एक्टिव आयन होगा। एक्टिव आयन हम उस आयन को नाम दे रहे हैं जो आयन उसको प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट कर पा रहा है। यानी यहाँ पे इसको प्रेसिपिटेट में कौन कन्वर्ट कर पाएगा, सोडियम आयन। इसको प्रेसिपिटेट में कौन कन्वर्ट कर पाएगा, एल्यूमिनियम आयन। यहाँ पे इसको प्रेसिपिटेट में कौन कन्वर्ट कर पाएगा, Cl- Na+ प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट नहीं करेगा, मींस ऑपोजिट चार्ज जो आयन होता है वो एक्टिव आयन होता है। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ हार्डी-स्कूल्ज रूल की, जो कि इंपॉर्टेंट रूल है। इसने बताया कि जितना ज्यादा एक्टिव आयन पे चार्ज होता है उतनी ही उसकी कोगुलेशन पावर ज्यादा होती है। मींस कोगुलेशन पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ एक्टिव आयन। मीन्स पॉजिटिव सोल है तो उसके लिए एक्टिव आयन क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा तो जिस पे ज्यादा चार्ज होगा उसकी कोगुलेशन पावर ज्यादा होगी। मीन्स ऑर्डर ऑफ कोगुलेशन पावर कोगुलेशन पावर का अगर ऑर्डर देखा जाए तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा इस पे है, FeCN 6, पॉजिटिव सोल के लिए नेगेटिव आयन होगा -4, PO4 -3 ग्रेटर देन SO4 -2 ग्रेटर देन Cl-, यानी इसका कोगुलेशन पावर कम रहेगा और इसका कोगुलेशन पावर ज्यादा होगा, क्योंकि एक आयन 4 पार्टिकल को हटा पाएगा। अगर I- को मान लो Ag+ को हटाना है तो एक पार्टिकल 4 पार्टिकल को हटा पाएगा, और ये एक पार्टिकल केवल एक ही पार्टिकल को हटा पाएगा, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज 1 है, इस पे नेगेटिव चार्ज 4 है। इसी टाइप से नेगेटिव जो सोल होते हैं उनके लिए एक्टिव आयन पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव में जिसका चार्ज ज्यादा होगा उसकी पावर ज्यादा हो जाएगी। फॉर एग्जांपल Si+4 इज ग्रेटर देन Al+3 इज ग्रेटर देन Mg+2 इज ग्रेटर देन Na+। इस पे चार्ज ज्यादा तो इसकी पावर ज्यादा होगी, क्योंकि ज्यादा मतलब कम कंसंट्रेशन में ज्यादा आयंस को हटा पाएगा, और ये कम कंसंट्रेशन में ज्यादा आयन को हटा पाएगा, ये कम कंसंट्रेशन में कम आयन को हटा पाएगा, और ये भी कम कंसंट्रेशन में कम आयन को हटा पाएगा। मींस अकॉर्डिंग टू हार्डी-स्कूल्ज रूल द कोगुलेशन पावर is directly proportional to charge of active ion. Charge of active ion. And coagulation power, किसी भी आयन की कोगुलेशन पावर is equal to या रेसिप्रोकल ऑफ
कोगुलेशन वैल्यू, कोगुलेशन वैल्यू की रेसिप्रोकल होती है। व्हाट इज कोगुलेशन वैल्यू, उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कोगुलेशन पावर सीपी को सीपी से, कोगुलेशन पावर को सीपी से नोट कर रहा हूँ, इज रेसिप्रोकल ऑफ सीवी, कोगुलेशन वैल्यू। इसका जनरल एग्जांपल मैं ले सकता हूँ यहाँ पे कि सपोज करो आपके पास एक नेगेटिव शोल है और उसको हमने कोगुलेट करना है कंप्लीटली। कोगुलेशन के लिए एक्टिव आयन एक तो हमने लिया Na+ और एक ले लिया हमने Al+3, एक Na+ ले लिया और एक Al+3 ले लिया। तो Na+ के सपोज करो 30 मिलीग्राम ने इसको कोगुलेट कर दिया, तो Al+3 के लगभग 10 मिलीग्राम इसको कोगुलेट कर पाएंगे, क्योंकि इसका कम क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू हार्डी-सूज़ रूल के अकॉर्डिंग जिस पे पावर ज्यादा है, जिस पे चार्ज ज्यादा उसकी पावर ज्यादा होती है, इसलिए उसकी कम क्वांटिटी ही उसको कोगुलेट कर पाती है, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, क्योंकि चार्ज ज्यादा है, इसकी ज्यादा क्वांटिटी इसको कोगुलेट कर पाएगी। तो जो कम क्वांटिटी है विच इज कोगुलेशन वैल्यू, और जो ज्यादा क्वांटिटी है यहाँ पे वो भी यहाँ पे क्या है, इसकी कोगुलेशन वैल्यू है। कोगुलेशन वैल्यू अगर ज्यादा है तो कोगुलेशन पावर कम हो जाएगी, रेसिप्रोकल है इसकी। कोगुलेशन वैल्यू अगर कम है तो कोगुलेशन पावर क्या हो जाएगी, ज्यादा, मींस Al+3 कोगुलेशन पावर ज्यादा होती है Na+ से। ये तो एक जनरल वे हो गया। अब मैं इसकी डेफिनेशन देता हूँ कोगुलेशन वैल्यू की। कोगुलेशन वैल्यू जो एक्टिव हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया, इलेक्ट्रोलाइट में ही आयन प्रेजेंट होगा, डायरेक्ट आयन तो डाल नहीं रहे हम इलेक्ट्रोलाइट या फिर उसकी कोई कंसंट्रेशन यूज कर रहे हैं, तो उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। द मिनिमम concentration of electrolyte which contain active ion in millimoles per liter, तो कंसंट्रेशन होगी वो मिलीमोल्स पर लीटर में लेंगे, which can coagulate a standard salt in 2 hours is called coagulation value। उसको हम नाम दे रहे हैं कोगुलेशन, यानी कि मिनिमम कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट की उस इलेक्ट्रोलाइट जिसमें एक्टिव आयन प्रेजेंट है मिलीमोल्स पर लीटर में, उसकी कंसंट्रेशन को हम नाम देंगे कोगुलेशन वैल्यू। जो 2 घंटे में किसी स्टैंडर्ड सोल, जो हमने स्टैंडर्ड सोल बनाया उसको 2 घंटे में कंप्लीटली कोगुलेट कर दे, यानी कि स्टैंडर्ड सोल के हमने 5 पार्ट कर लिए बराबर बराबर, और हमने 5 ही टाइप के एक्टिव इलेक्ट्रोलाइट्स ले लिए और पांचों इलेक्ट्रोलाइट की मिनिमम कंसंट्रेशन उनमें ऐड की, जो 2 घंटे में उनको कोगुलेट कर दें। तो जिसके ऊपर पावर ज़्यादा थी वो मतलब क्या कर पाएगा, कम मिलीमोल्स में ही कर पाएगा, और जिसकी पावर कम है कोगुलेशन पावर, वो ज़्यादा मिलीमोल्स की यूज होगी, यानी कोगुलेशन वैल्यू कोगुलेशन पावर की रेसिप्रोकल होगी। तो ये था हार्डी-सूज़ रूल एंड दिस। इसके साथ ही मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कोगुलेशन ऑफ पार्टिकल्स can take place by number first adding of suitable electrolyte, very long standing, बहुत ज़्यादा टाइम तक अगर रख दें हम सॉल्यूशन को तो भी पार्टिकल सेडिमेंट होते चले जाएंगे, उनका चार्ज हटता चला जाएगा। थर्ड सेंट्रीफ्यूगेशन, जैसे मैंने अभी बताया कि हमने कर्ड को सेंट्रीफ्यूग किया और उससे फैट को अलग कर लिया, तो सेंट्रीफ्यूगेशन से भी हम उसको अलग कर सकते हैं। फोर्थ इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस से भी उसको अलग कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोफोरेसिस में पार्टिकल जाके इलेक्ट्रोड पे डिस्चार्ज हो जाता है, उसका चार्ज हट जाएगा, चार्ज हटेगा तो उसका सेडिमेंटेशन हो गया या फिर उसका क्या हो गया, कोगुलेशन हो गया। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस से कर सकते हैं, हीटिंग से कर सकते हैं,
दूध है, दूध में फैट जो होती है मिक्स होती है, दूध एक इमल्सन है, मिल्क इज इमल्सन, फैट वाटर के अंदर डिजोल्व होती है, जबकि फैट वाटर सोल्यूबल नहीं है, लेकिन वहाँ पे एक प्रोटीन होती है कैसीन प्रोटीन, वो वहाँ पे इमल्सिफायर का वर्क करती है। इमल्सिफायर क्या करता है, फैट और वाटर के बीच में एक ऐसी प्रोटेक्टिंग लेयर बना देता है जो फैट और वाटर दोनों को अट्रैक्ट करके रखती है। तो इमल्सिफायर यूज हो रहा है। अगर हम हीट करते हैं तो कैसीन जो प्रोटीन होती है, हीटिंग से प्रोटीन अपनी डीनेचर होती है, अपनी प्रॉपर्टीज को डिस्ट्रॉय कर देती है। तो प्रोटीन की प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय होंगी तो वाटर और फैट सेपरेट होंगी। तो आपने देखा होगा कि जब मिल्क को जब हीट करते हैं तो हीट करने पे उसके ऊपर मलाई आ जाना, मीन्स उसके ऊपर क्रीम आ जाना, क्रीम का सेपरेशन विच इज फ्लोकुलेशन। तो कौन सी प्रोसेस है, फ्लोकुलेशन। तो हीटिंग से कर सकते हैं या फिर एडिंग ऑफ एसिड, एसिड की एडिंग से भी हम कोगुलेशन या फ्लोकुलेशन करवा सकते हैं किसी कोलोइडल सॉल्यूशन का। ये था। जनरली क्या होता है कि डॉक्टर जो दवाई देता है, मेडिसिन देता है, जो लिक्विड मेडिसिन होती है वो कोलोइडल फॉर्म में होती है, या सॉलिड मेडिसिन में भी कोलोइडल पार्टिकल होते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैं लिखवा नहीं रहा, समझ लेना इस चीज़ को, नोट भी कर लेना साइड में। कि सॉलिड जो टैबलेट होती है वो टैबलेट में भी पार्टिकल कोलोइडल फॉर्म में होते हैं, क्योंकि कोलोइडल फॉर्म में पार्टिकल का सरफेस एरिया ज्यादा होता है बजाय नॉन कोलोइडल फॉर्म में। अगर दो पार्टिकल लिया हमने, एक पार्टिकल कैसा ले लिया, कोलोइडल पार्टिकल ले लिया और एक नॉन कोलोइडल ले लिया, उसी सब्सटेंस का और दोनों का मास भी अगर इक्वल है तो जो नॉन कोलोइडल पार्टिकल है उसका सरफेस एरिया कम होगा और कोलोइडल पार्टिकल का सरफेस एरिया ज्यादा होगा। इसलिए सरफेस एरिया, एक्टिव सरफेस एरिया बनाने के लिए, ज्यादा बनाने के लिए हम टैबलेट्स को कोलोइडल की फॉर्म में लेते हैं, क्योंकि एब्जॉर्प्शन उस पर अच्छा हो जाता है, जिसकी वजह से जर्म का एब्जॉर्प्शन उस पर होगा या फिर जर्म पे जाके वो एब्जॉर्ब जल्दी होगी। इसी टाइप से मैंने एंजाइम में बताया कि एंजाइम भी एक कोलोइडल सॉल्यूशन है, ताकि वो सबस्ट्रेट पे इजीली एब्जॉर्ब हो जाए, अपनी सरफेस मतलब एक्टिव साइट को वहाँ पे एब्जॉर्ब करवा लें, उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दें। तो ये हम सब प्रोसेस यूज कर सकते हैं जिसके लिए, कोगुलेशन या फ्लोकुलेशन के लिए। अब यहाँ पे मैं एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन की एप्लीकेशंस क्या हैं। जो कि कोलोइडल सॉल्यूशंस की एप्लीकेशंस भी हैं। नंबर फर्स्ट, एक तो हम बता सकते हैं कि इन केस ऑफ ब्लीडिंग, जो ब्लड होता है वो नेगेटिव सोल होता है, इसलिए इसके लिए हम FeCl3 सॉल्यूशन, AlCl3 सॉल्यूशन या फिर L पोटास है ये यूज करते हैं। तो FeCl3 में Fe+3 एक्टिव आयन है, AlCl3 में AlCl3 में Al+3 एक्टिव आयन है, और एल्म के अंदर Al+3 एक्टिव आयन होते हैं, क्योंकि एल्म क्या होती है, Al2SO4 K2SO4 24H2, तो Al+3 एक्टिव आयन होते हैं। तो एक्टिव आयन क्या करते हैं, जहां से ब्लीडिंग हो रही होती है उस ब्लीडिंग के ऊपर वहां पे कोगुलेशन कर देते हैं ब्लड के पार्टिकल्स को, क्योंकि एल्ब्यूमिना जो होती है वो नेगेटिव होती है, वहां पे कोगुलेट हो जाती है, ब्लीडिंग रुक जाती है। तो इंपॉर्टेंट थिंग है। सेकंड, डेल्टा फॉर्मेशन। डेल्टा on mouth of a river in ocean, delta is formed जब एक रिवर आ रही है, रिवर जैसे ही ओशियन में जाती है, ये ओशियन है और ये रिवर है, तो रिवर के अंदर सैंड के पार्टिकल जो फ्लो कर रहे हैं वो कोलोइडल पार्टिकल की फॉर्म में होते हैं, उन पे चार्ज होता है। कौन से पार्टिकल है, सैंड पार्टिकल्स, इन पे चार्ज होता है, चार्ज सैंड पार्टिकल्स है। ये जैसे ही इसमें ओशियन में आते हैं तो ओशियन में इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस की वजह से सैंड के पार्टिकल यहीं सेटल डाउन हो जाते हैं और यहाँ पे डेल्टा बन जाता है, यहीं सेटल डाउन हो जाते हैं, इट इज डेल्टा। इस टाइप से डेल्टा की फॉर्मेशन होती है। नदियां जब समुद्र में घुसती हैं तो उस कंडीशन में सैंड के पार्टिकल्स पे चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होते हैं, ओशियन के अंदर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट्स की ज्यादा होती है, तो उन इलेक्ट्रोलाइट्स की प्रेजेंस में उन सैंड पार्टिकल्स का सेडिमेंटेशन हो जाता है, कोगुलेशन हो जाता है, जिससे डेल्टा फॉर्मेट होता है। तो डेल्टा फॉर्मेशन में भी कोगुलेशन का बहुत बड़ा रोल है। इसी टाइप से जो नॉन कोऑर्डिनेटेड कंपनीज है उनमें जो निकलने वाला स्मोक है
उसके अंदर गैसेस भी होते हैं और सैंड पार्टिकल्स भी होते हैं, कार्बन पार्टिकल्स भी होते हैं, कोलोइड पार्टिकल की फॉर्म में होते हैं स्मोक के अंदर। फ्रॉम इंडस्ट्रीज कंटेन कोलोइड पार्टिकल्स which coagulate by electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड से उनको हम कोगुलेट करते हैं या प्रेसिपिटेट करते हैं, कोगुलेट और प्रेसिपिटेट, और कंपनी को नॉन पॉल्यूशन कंपनी में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी उनकी जो चिमनीज होती हैं उन चिमनी के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से उनसे निकलने वाला स्मोक के जो कोलोइडल पार्टिकल होते हैं जिन पे चार्ज होता है वही प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, इलेक्ट्रोड्स पे चिपक जाते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाय फ्रॉम उस प्रेसिपिटेटर को नाम देते हैं हम क्वार्टाइल प्रेसिपिटेटर। क्वार्टाइल प्रेसिपिटेटर से स्मोक को हम कन्वर्ट कर लेते हैं। फोर्थ, आर्टिफिशियल रेन। जो मिस्ट के पार्टिकल होते हैं जो क्लाउड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, आर्टिफिशियल रेन में हम क्या करते हैं, सैंड ले जाते हैं, चार्ज सैंड ले जाते हैं, इलेक्ट्रिक सैंड लेके जाते हैं और उसके साथ साथ सिल्वर आयोडाइड लेके जाते हैं। इलेक्ट्रिक सैंड और सिल्वर आयोडाइड का एरोप्लेन से हम उसके ऊपर बिखेर देते हैं, जो क्लाउड है उसके ऊपर। तो उसकी वजह से उसमें जो मिस्ट के पार्टिकल होते हैं वो मिस्ट के पार्टिकल आपस में जुड़ के और कोलोइडल पार्टिकल की फॉर्म में कोगुलेट हो जाते हैं। कोगुलेट होने से वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं, वहां पे रेन होने लगती है। मीन्स मिस्ट पार्टिकल convert into water drops by coagulation from electric sand and silver iodide और इलेक्ट्रिक सैंड से हम उसके ऊपर छिड़क देते हैं क्लाउड पे। जो मिस्ट पार्टिकल जुड़ जाते हैं कोगुलेशन की वजह से और वाटर में कन्वर्ट होने की वजह से भारी हो जाता है वो, और भारी होने की वजह से वहाँ रेन होने लगती है। तो आर्टिफिशियल रेन भी हम इसी टाइप से करवा सकते हैं कोगुलेशन से। एंड फिफ्थ, सीवेज वाटर डिस्पोजल। सीवेज होता है, वाटर डिस्पोजल सीवेज होता है, उसको भी हम क्या करने के लिए, कोगुलेट करने के लिए, उसमें पार्टिकल्स को कोगुलेट करने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको रखते हैं, जिसकी वजह से उसको पार्टिकल्स को हम कोगुलेट कर पाते हैं। 6, टैनिंग ऑफ स्किन और लेदर की टैनिंग करने के लिए भी हम जो कलर यूज करते हैं उन कलर को लेदर के ऊपर ही हम क्या कर देते हैं, कोगुलेट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर जो पोर्स बनते हैं उन पोर्स का साइज थोड़ा बढ़ जाता है लेदर के अंदर और लेदर हार्डनिंग हो जाती है, उसको नाम दे रहे हैं टैनिंग। एंड 7, लेटेक्स जो रबर होता है उसको हम कोगुलेट करते हैं लेटेक्स से बाय 1% एसिटिक एसिड सॉल्यूशन। यानी उसके अंदर जो रबर होता है लेटेक्स के अंदर उसको हम डायरेक्ट ऐसे नहीं निकाल सकते, उसको 1% एसिटिक एसिड से कोगुलेट करके फिर निकालते हैं, तो सेपरेट करते हैं। रबर इंडस्ट्रीज में कोगुलेशन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इसका इज ब्लू वो बता दिया मैंने। डॉक्टर जितनी भी दवाइयाँ देते हैं वो किस फॉर्म में देते हैं, इसकी फॉर्म में देते हैं, जैसे आर्जिरोल है, आई ड्रॉप है, कोलोइडल सॉल्यूशन है सिल्वर का। इसी टाइप से जॉइंट ब्रास वगैरह होते हैं, उनके अंदर सिल्वर और गोल्ड के पार्टिकल्स कोलोइडल फॉर्म में होते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, वो यूज़ करते हैं। तो ये था कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन, और इसमें मैंने कोगुलेशन वैल्यू बता दी, कोगुलेशन पावर बता दी, हार्डी सूजी रूल बता दिया, और किस टाइप से हम कोगुलेट कर पाते हैं, कोगुलेशन होता क्या है। अब हम बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। प्रोटेक्टिंग पावर और प्रोटेक्शन ऑफ कोलोइड, और प्रोटेक्टिव कोलोइड और प्रोटेक्टेड कोलोइड। प्रोटेक्टिव
और प्रोटेक्टेड कोलवेट। ध्यान दे लेना, लायोफिलिक और लायोफोबिक दो टाइप के सोल हैं। लायोफोबिक के अंदर, फोबिक के अंदर मैंने आपको बता दिया कि डीएम और डीपी के बीच में ग्रेट रिपल्सन होता है, जबकि इनके बीच में अट्रैक्शन होता है। तो अट्रैक्शन होने की वजह से अगर इसको हमें कोगुलेट करना है तो हम ऐड करते हैं अगर कोई सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट, तो इलेक्ट्रोलाइट उसके चार्ज को तो हटा देगा, अगर कोई चार्ज है उसके ऊपर कोलोइड पार्टिकल पे उसको तो हटा देगा, लेकिन उसको कोगुलेट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि डीएम और डीपी के बीच में ग्रेट अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन की वजह से वहां पे कोगुलेशन नहीं होगा, एंड देयर इज नॉट कोगुलेशन नॉट टेक प्लेस, यानी कि लायोफिलिक कोलोइडल सॉल्यूशन में कोगुलेशन नहीं होगा एंड इजीली कोगुलेटेड, ये इजीली कोगुलेट हो जाएगी लायोफोबिक। लायोफोबिक तो इजीली कोगुलेट हो जाता है और लायोफिलिक जो सॉल्यूशन होते हैं वो कोगुलेशन नहीं होता है। अगर मैं ये बात करूं कि ये आपके पास लायोफिलिक सॉल्व है, यहाँ पे एक नंबर की बात करूंगा विच इज गॉड नंबर। लायोफोबिक शोल है सपोज करो, लायोफोबिक शोल के अंदर हम लायोफिलिक शोल की कुछ क्वांटिटी ऐड करते हैं। ये तो कोगुलेट होता नहीं, ये इजीली हो जाता है, और ये है हमारे पास, इसके अंदर ये इजीली कोगुलेट हो जाएगा एक फिक्स क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से। इसके अंदर कुछ क्वांटिटी हमने ये ऐड कर दिया और फिर उसी क्वांटिटी इलेक्ट्रोलाइट की इसमें ऐड की, तो अब इसका कोगुलेशन नहीं होगा। फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ, लायोफोबिक शोल में लायोफिलिक शोल की कुछ क्वांटिटी अगर हम ऐड कर देते हैं तो एक फिक्स क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से उसका कोगुलेशन नहीं होता है, या फिर ये ऐड नहीं करेंगे तो इससे पहले अगर एक फिक्स क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे इसमें तो ये कोगुलेट हो जाएगा, क्योंकि इजीली हो जाता है, क्योंकि डीएम और डीपी के बीच में क्या है, रिपल्सन है। फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं कि लायोफोबिक शोल इजीली किसी इलेक्ट्रोलाइट से कोगुलेट हो जाएंगे, क्योंकि डीएम और डीपी के बीच में रिपल्सन होता है, और उसी इलेक्ट्रोलाइट से हमें इसको कोगुलेट करना है, उतनी क्वांटिटी में उस इलेक्ट्रोलाइट को हमें यूज करना है। इसमें कुछ क्वांटिटी हमने किसकी ऐड कर दी, लायोफिलिक। अब लायोफिलिक शोल इस लायोफोबिक शोल को क्या नहीं करने देगा, क्या नहीं होने देगा, उसी क्वांटिटी के इलेक्ट्रोलाइट से कोगुलेट होने से इसकी रक्षा कर लेगा, इसका प्रिवेंशन करेगा कोगुलेशन से। देन लायोफिलिक शोल इज प्रोटेक्टिव कोलवेट और लायोफोबिक शोल इज प्रोटेक्टेड कोलवेट। मींस क्या नोट कर रहा हूं मैं, लायोफोबिक शोल easily coagulate by an suitable electrolyte, by a suitable electrolyte, but if some quantity of lyophilic added in it can it not coagulate? By this electrolyte means it protected by coagulation या from coagulation, from coagulation. Then lyophilic is called protective and lyophobic is called protected coagulate. Protected coagulate. And lyophilic shoal, lyophobic shoal की प्रिवेंशन करता है कोगुलेशन से, मीन्स lyophilic prevent the lyophobic shoal
फ्रॉम कोगुलेशन, यानी एक प्रोटेक्टिव कोलॉइड होगा और एक प्रोटेक्टेड कोलॉइड। इन कौन प्रोटेक्ट करता है? लायोफिलिक करता है। किसको? लायोफोबिक को। तो प्रोटेक्टिंग पावर लायोफिलिक की होगी। प्रोटेक्टिंग पावर ऑफ प्रोटेक्टिव कोलॉइड means lyophilic, which is equal to 1 by protecting volume। सेम ऐसे ही है। ऑफ लायोफिलिक सोल, और इसी प्रोटेक्टिंग वैल्यू को ही हम नाम दे रहे हैं गोल्ड नंबर। प्रोटेक्टिंग वैल्यू को हम नाम क्या दे रहे हैं? गोल्ड नंबर नाम दे रहे हैं। मींस गोल्ड नंबर इज रेसिप्रोकल ऑफ प्रोटेक्टिंग पावर इज रेसिप्रोकल फ्रॉम गोल्ड नंबर। जैसे वैल्यू बताई थी ना उसमें मैंने, यहाँ प्रोटेक्टिंग वैल्यू को गोल्ड नंबर नाम दिया है। प्रोटेक्टिंग पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ प्रोटेक्टिंग वैल्यू, और वही है कि हम कम क्वांटिटी में प्रोटेक्टिव कोलॉइड ऐड करेंगे वो उसको प्रिवेंट कर पाता है तो उसकी पावर ज़्यादा होगी, और ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड करेंगे और उसको प्रोटेक्ट कर पा रहा है तो उसकी पावर कम हो जाएगी। यानी जिसकी वैल्यू ज़्यादा है उसकी पावर कम है, और जिसकी वैल्यू कम है उसकी पावर ज़्यादा है। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ गोल्ड नंबर की। गोल्ड नंबर हमारे पास एक स्टैंडर्ड सोल है, गोल्ड सोल है, स्टैंडर्ड गोल्ड सोल, और उसको हमने 10 ml ले रखा है। कितना ml ले रखा है? 10 ml। ये इजीली 1 ml 10% NaCl सॉल्यूशन से 1 ml 10% NaCl सॉल्यूशन से कोगुलेट हो जाता है। लेकिन अगर किसी प्रोटेक्टिंग कोलॉइड कि मिलीग्राम में, ध्यान देना वहां पे मिलीमोल पर लीटर था, यहाँ पे मिलीग्राम में इसकी क्वांटिटी ले रहे हैं। मिनिमम मिलीग्राम में हम कुछ क्वांटिटी इसमें ऐड करते हैं जो इस 10 ml गोल्ड सोल को 1 ml 10% NaCl सॉल्यूशन से कोगुलेशन से इसको प्रिवेंट कर देता है, कोगुलेशन से इसकी रक्षा करता है। मींस 1 ml 10% NaCl सॉल्यूशन से अब कोगुलेट नहीं होगा। यानी कि 10 ml स्टैंडर्ड गोल्ड सोल 1 ml 10% NaCl सॉल्यूशन से कोगुलेट हो जाता है। लेकिन मिलीग्राम में कुछ क्वांटिटी हमने प्रोटेक्टिव कोलॉइड या फिर लायोफिलिक कोलॉइड की इतनी ऐड कर दी हमने, कम, ज़्यादा से तो प्रिवेंट करेगा, लेकिन मिनिमम उतनी ऐड कर दी, मिनिमम मिलीग्राम में ही उतनी ऐड कर दी कि वो इसको 1 ml 10% NaCl से इसको प्रिवेंट करता है। देन मिलीग्राम की इस क्वांटिटी को ही हम नाम देते हैं गोल्ड नंबर। तो डेफिनेशन क्या आ गई यहाँ पे? मिनिमम क्वांटिटी इन मिलीग्राम ऑफ प्रोटेक्टिव कोलॉइड which can prevent the coagulation of 10 ml standard gold soap from 1 ml 10% NaCl solution is called गोल्ड नंबर। तो जिसका ज्यादा गोल्ड नंबर होगा उसकी प्रोटेक्टिंग पावर कम होगी, और जिसका गोल्ड नंबर कम होगा यानी कम मिलीग्राम से उसको प्रिवेंट कर पाता है तो उसकी पावर ज्यादा है। ज्यादा मिलीग्राम से प्रोटेक्ट कर पा रहा है तो उसकी पावर कम। मींस प्रोटेक्टिंग पावर और गोल्ड नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। सबसे ज्यादा जो प्रोटेक्टिंग पावर होती है वो जिलेटिन की होती है, यानी उसका गोल्ड नंबर सबसे कम होगा। मिनिमम गोल्ड नंबर जिलेटिन, यानी जिलेटिन एक लायोफिलिक सोल है।
जिलेटिन का गोल्ड नंबर जो होता है वो 0.005 मिलीग्राम इसका गोल्ड नंबर है, इससे ही या फिर इससे 0.01 का लगभग तक हो जाता है, तो मैं ये फिक्स ले रहा हूँ 0.005। इसके बाद आता है कैसीन, प्रोटीन है ये भी 0.01। हीमोग्लोबिन 0.03। एल्बुमिन 0.1। गम अरेबिक इसका। एंड स्टार्च, जो पोटैटो स्टार्च होती है 20 से 25 तक होता है। 0.202 0.25, यानी कि सबसे ज्यादा स्टार्च का होता है गोल्ड नंबर, सबसे कम होता है जिलेटिन का। मीन्स मैक्सिमम गोल्ड नंबर है इसका स्टार्च का 0.25 और सबसे कम है जिलेटिन। जिलेटिन मिलीग्राम में कम क्वांटिटी हो गई तो प्रोटीन कोलेट अच्छा हो गया, और स्टार्च सबसे कम पावर रखेगा, जिलेटिन सबसे ज्यादा पावर रखता है। ये है प्रोटेक्टिव और प्रोटेक्टिव कोलोइड्स सॉल्यूशंस। तो इनको एक बार देख लेना, नोट कर लेना सभी, और जो बोल रहा हूँ वो चीजें भी आप साथ में नोट कर लेना। अब मैं बात कर रहा हूँ इमल्सन की, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। इमल्सन, मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स, तो बिना मिलने वाले लिक्विड्स का मिक्सचर होता है। फॉर एग्जांपल फैट इन वाटर। तो इस टाइप से इमल्सन को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक तो OW में और एक WO में। OW इज ऑयल इन वाटर, मिक्सचर है दोनों, एंड इट इज वाटर इन ऑयल। इसके अंदर ऑयल जो होता है वो DP है और वाटर है वो DM है। इसके अंदर ऑयल DM है और वाटर है वो DP है। ऑयल DM है और वाटर DP है। यहाँ पे इनके एग्जांपल दे सकते हैं हम, मिल्क, इसका एग्जांपल दे सकते हैं हम बटर, बटर जनरली एग्जांपल है इसका। आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, इसका मिल्क दे सकते हैं। ऑयल इन वाटर दे सकते हैं। फैट और क्रीम इन वाटर दे सकते हैं। ये जनरली एग्जांपल दे सकते हैं इनके। एक्चुअल में होता क्या है कि जो जैसे मैंने अभी बताया कैसीन नाम की प्रोटीन होती है मिल्क के अंदर, इमल्सिफायर है। इमल्सिफायर वो सब्सटेंस होते हैं जो इमल्सन को बना के रखते हैं, यानी कि इमल्सन में प्रेजेंट दोनों कंपोनेंट के बीच में एक ऐसी लेयर बना देते हैं जिस लेयर की वजह से इमल्सन बना रहता है। इनका कैसीन एक प्रोटीन है। और सिमिलरली जिस टाइप से मिशेल होता है कि एक इसमें हेड होगा जो कि वाटर अट्रैक्शन पार्ट होगा, और एक इसके अंदर टेल होगी जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होगी। हेड वाटर अट्रैक्शन है यानी कि हाइड्रोफिलिक पार्ट है, और टेल है वो हाइड्रोफोबिक है। यानी कि इमल्सिफायर में दो पोर्शन होते हैं, एक हाइड्रोफिलिक होता है, एक हाइड्रोफोबिक होता है। तो करता क्या है कि दोनों के बीच में एक ऐसी लेयर तैयार कर देता है कि सपोज करो ये ऑयल की ड्रॉप है, ऑयल पार्टिकल है, और ये वाटर के पार्टिकल्स हैं। तो अपना हेड यहाँ पे रखेगा और टेल को इसमें डाल देगा। ये इमल्सिफायर हो गया। हेड यहाँ पे होगा जो कि वाटर के अंदर होगा, और टेल यहाँ पे होगी, यानी कि टेल ने तो ऑयल की ड्रॉप को अट्रैक्ट कर रखा है, ऑयल पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रखा है, और जो हेड है उसने वाटर पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर रखा है। तो बीच में एक ऐसी लेयर बन गई कि दोनों वाटर और ऑयल एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लेकिन आप रिपेल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि
जो प्रोटीन है या फिर इमल्सिफायर जो हम यूज़ कर रहे हैं वो इमल्सिफायर दोनों को अट्रैक्ट करके रखता है, तो बीच में एक लेयर पैदा हुई जिसकी वजह से दोनों अट्रैक्शन आएंगे और सॉल्यूशन बना रहेगा, इसको हम बोलते हैं इमल्सन। जनरली जो डॉक्टर हमें सजेस्ट करता है सिरप टाइप की जो मेडिसिन होती हैं वो इमल्सन टाइप की होती हैं और उनमें हम इमल्सिफायर यूज़ करते हैं, या फिर जो आर्टिफिशियल मिल्क फॉर्मेशन की कंपनियां जितनी जो पकड़ी जाती हैं उनके अंदर सोप यूज किया जाता है, सोप या डिटर्जेंट यूज किए जाते हैं। डिटर्जेंट और सोप क्या करते हैं, डिटर्जेंट और सोप में मैंने आपको बता रखा है हेड होता है उनके अंदर, वो हाइड्रोफिलिक होता है, टेल होती है हाइड्रोफोबिक होती है, तो उसको एज ए इमल्सिफायर वो वहाँ पे यूज कर देते हैं फैट को वाटर में डिसोल्व करने के लिए। तो इमल्सन का ये वर्क है कि वो उसको बना के रखता है। इमल्सन में मैंने आपको बता दिया था कि फ्लोटेशन मेथड के अंदर भी हम यूज करते हैं सल्फाइड और उसको सेपरेट मेटलर्जी के अंदर सेपरेट करने के लिए। यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट कल से नेक्स्ट चैप्टर लेंगे, इसलिए यहाँ तक का काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।